हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द गर्ल हू एस्केप। ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड मूवी है और अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है और रॉटन टोमेटोज पे मूवी 80% फ्रेश है। मूवी कैरा रॉबिन्सन के लाइफ से इंस्पायर्ड है जो किडनैप होने के 18 घंटे बाद ही किडनैपर के कैद से आजाद हो जाती है अपने शार्पनेस की वजह से। मूवी काफी अच्छी और मोटिवेटिंग है एंड होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम कैरा को देखते हैं। कैरा एक बेड पर हैंडकफ्ड होती है और जो शायद किसी के कब्जे में होती है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर हम कैरा और उसकी बेस्ट फ्रेंड जेस को देखते हैं। कैरा ने जेस के साथ में मिलकर अपने लेक हाउस पर जाने का प्लान बनाए हुए होता है जो वो अपनी माँ डेब्रा से बता रही होती है। डेब्रा एक डाइवोर्स वर्किंग वुमन होती है और पेरेंट्स के सेपरेशन की वजह से कैरा बिल्कुल ही अकेली होती है और वो अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठा रही थी एक तरह से। डेब्रा तब कैरा से बताती है कि वो डेट पर जा रही है और कैरा उसका इंतजार ना करे। जेस तब बाहर जाने से पहले शावर लेने के लिए जाती है और तब कैरा बिल्कुल अकेली होती है, इसलिए वो बाहर जाती है पौधों को पानी देने के लिए। और तभी हम एक ब्लैक कार को कैरा के इर्द गिर्द मंडराते हुए देखते हैं जिसमें से एक आदमी उतरता है जिसका नाम रिचर्ड होता है और वो लगातार कैरा को देख रहा होता है। तब कैरा सोचती है कि शायद उस स्ट्रेंजर को किसी की मदद की जरूरत होगी और वो उसकी कुछ हेल्प कर सके। कैरा तब उसके पास जाती है उससे पूछने के लिए। तब वो आदमी कैरा के माँ बाप और उसके फ्रेंड के माँ बाप के बारे में पूछता है। तब कैरा कहती है कि वो दोनों ही घर में नहीं है। तब वो आदमी कैरा को बुक थमाने के बहाने अपने करीब बुलाता है और जैसे ही कैरा उसके थोड़े करीब जाती है वो आदमी अपने पिस्टल उस बुक से निकालकर कैरा के गले पर लगा देता है और उसे डराकर अपने कार के बैक सीट पर रखे एक स्टोरेज कंटेनर के अंदर फोर्स करके बंद कर देता है। कारा इससे बहुत ही ज्यादा सहम जाती है लेकिन वो अपना नियंत्रण नहीं खोती और वो अपने आसपास के सारे चीजें, नंबर्स, इंफॉर्मेशन याद कर रही होती है। और दूसरी ओर जेस जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है वो कैरा को ढूंढने लगती है लेकिन कैरा उसे नहीं मिलती। जेस नोटिस करती है कि टैप खुला पड़ा है। जेस बिल्कुल घबरा जाती है कैरा के ना मिलने की वजह से। रिचर्ड बीच रास्ते में गाड़ी रोककर कैरा के हाथ पैर बांध देता है और उसके मुंह में गैग लगा देता है ताकि कैरा आवाज न कर सके और साथ में कैरा से कहता है कि वो गन उसके हाथ में हमेशा रहेगा और वो उसे मजबूर ना करे उसे चलाने के लिए। बेचारी कैरा डर के मारे उसकी सारी बातें मानती है। जेस कैरा की माँ को कैरा के लापता होने की खबर देती है। कैरा की माँ तब घबरा जाती है और वो कैरा के बॉयफ्रेंड के पास फोन लगाकर पता करने की कोशिश करती है और जब कैरा वहाँ भी नहीं होती तब उसकी माँ परेशान हो जाती है और पुलिस के पास जाने की सोचती है। रिचर्ड कैरा को अपने घर पर लेकर आता है जहाँ पर हम उसके बेड पर बहुत सारे काट पीट के औजार रखे हुए देखते हैं और वो कैरा को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन समझाता है कि वो उसे हमेशा डैडी कहकर बुलाएगी और वो वही करेगी जो वो उसे कहेगा और अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो मारी जाएगी। और फिर वो कैरा के माँ बाप, उनके एड्रेस, कैरा के बॉयफ्रेंड, उसके फ्रेंड का एड्रेस, सब के बारे में पता करता है और तब वो कैरा से उसकी एज पूछता है। तब कैरा उससे बताती है कि वो सिर्फ 15 साल की है और वो उससे ये भी पूछता है कि क्या वो वर्जिन है। तब कैरा कहती है कि हाँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद वो कैरा के साथ में जबरदस्ती करता है। कैरा की मॉम कैरा के डैड को भी इसके बारे में बताती है और तब वो पुलिस के पास भी जाती है रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। और कैरा को गुमशुदा हुए सिर्फ 2 घंटे हुए थे इसलिए वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करते और उसे एक रनअवे का केस बता देते हैं। रिचर्ड कैरा को लगातार मोलेस्ट कर रहा था। कैरा फिर भी उस सिचुएशन को ब्रेवली हैंडल कर रही थी और वो रिचर्ड के सामने अपना डर जाहिर नहीं कर रही थी और ना ही ये दिखावा कर रही थी कि उसे भागना है। और वो रिचर्ड से बातें करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की भी कोशिश करती है। और रिचर्ड जब वीड स्मोक कर रहा होता है तब वो कैरा को भी जबरदस्ती स्मोक करने के लिए बोलता है जो कैरा को मजबूरन करना पड़ता है और वो उसे डरा धमका कर पॉर्न देखने के लिए भी मजबूर करता है। और इस दौरान कैरा अपने इमेजिनेशन में जितनी भी बार भागने की कोशिश करती है वो मारी जाती है और इसलिए वो सही समय का इंतजार कर रही थी क्योंकि उस वक्त कैरा का सरवाइव करना सबसे जरूरी था। रिचर्ड ने काफी सारे पेट्स भी पाले हुए होते हैं पिंजड़े में। कैरा तब रिचर्ड की हेल्प करने के बहाने उसके बारे में काफी सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेती है जैसे कि उसके डॉक्टर, उसके डेंटिस्ट, उसकी आगे की प्लानिंग, उसके आउटिंग वगैरह। रिचर्ड तब फिर से कैरा का फायदा उठाता है और उसके बाद वो न्यूज चालू करता है देखने के लिए कि कैरा के बारे में कोई न्यूज चल रही है या नहीं। लेकिन कैरा के बारे में कोई भी न्यूज नहीं चल रही होती है। तब रिचर्ड कैरा से कहता है कि कोई उसकी परवाह नहीं करता और फिर से कैरा को कंटेनर में बंद कर देता है गैग लगाकर क्योंकि उसे फोन करना होता है। लेकिन कैरा को उसमें सफोकेशन होने लगती है जिसकी वजह से रिचर्ड को उसे खोलना पड़ता है और कुछ ही देर बाद कैरा की हालत देखकर रिचर्ड उसे एंग्जाइटी की मेडिसिन देता है। कैरा उसकी हर चाल पर नजर रख रही होती है। तब वो एक लॉक ट्रंक के पास जाता है। वो कैरा को देखकर उसे खोलता नहीं है
और रात में बेड पर कैरा को हैंडकफ कर देता है और सो जाता है। और कैरा की जब सुबह आंख खुलती है तो वो खुद को अपनी बुद्धिमानी से आजाद कर लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। तब रास्ते में उसे एक कार मिलती है जिसमें 2 लोग बैठे हुए होते हैं और वो लोग कैरा की मदद करते हैं और कैरा को पुलिस स्टेशन तक छोड़ते हैं। पुलिस कैरा को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। कैरा उनसे सब कुछ बता देती है जस्टिस पाने के लिए ताकि रिचर्ड को सजा हो सके। कैरा पुलिस को रिचर्ड के अपार्टमेंट तक लेकर जाती है और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देती है जो उसके पास में होती है। लेकिन जैसे ही पुलिस रिचर्ड के कमरे में पहुंचती, रिचर्ड वहां से फरार हो चुका था। पुलिस तब तमाम क्रिमिनल्स के फोटोज दिखाकर कैरा से उसकी पहचान करवाती है। पुलिस को रिचर्ड का वो लॉक ट्रंक मिल जाता है जो कारा ने उन्हें बताया हुआ होता है, जिसमें रिचर्ड के बारे में हमें यह पता चलता है कि रिचर्ड एक सीरियल किलर होता है और उसने कारा की उम्र की 3 लड़कियों के साथ भी वही सब कुछ करके उन्हें मारा हुआ होता है जो उसने कारा के साथ में किया था। और उसने उन लड़कियों के अंडरगारमेंट्स भी उसमें रखे हुए होते हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि वो कारा को भी मार डालता अगर वो नहीं भागती तो। और पुलिस कारा पर रेप किट भी कंडक्ट करती है और कारा उनके साथ में कॉर्पोरेट भी करती है, जो कि कभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई भी नहीं होती। और कारा की फैमिली और पुलिस रिचर्ड के वांटेड पोस्टर हर जगह सर्कुलेट कर रहे होते हैं। और कारा जैसे ही हॉस्पिटल से निकलती है, जेस कारा को देखकर रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत अफसोस हो रहा था कारा के उस हालत को लेकर। और कुछ लड़कियां कारा को देखकर घूर रही होती हैं और आपस में पता नहीं क्या खुसर फुसर करने लगती हैं, जिससे कारा को बुरा लगता है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके घर चली जाती है। पुलिस रिचर्ड के असली घर जाकर उसके ब्लैक कार को बरामद कर लेती है, लेकिन रिचर्ड वहां से भी फरार हो गया था। कारा अपने घर पर पुलिस और लोगों की इतनी भीड़ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। तब एक सर्जन कारा को समझाती है कि रिचर्ड अब भी फरार है और इसलिए पुलिस उसकी प्रोटेक्शन कर रही है। और लोग वहाँ पर इसलिए इकट्ठा हैं क्योंकि उन्हें कारा से सिंपैथी है। कारा अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीना चाहती थी, जैसे वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा रहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं भी जाने से मना करती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं रिचर्ड उसे वापस से किडनैप न कर ले। और क्योंकि उस इंसिडेंट के बीते सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। पुलिस रिचर्ड की वाइफ एशली से पूछताछ करती है, लेकिन एशली के लिए तो उसका पति उसका देवता था। लेकिन रिचर्ड की बहन स्टेफनी रिचर्ड के करतूतों को जानती थी और इसलिए वो पुलिस को रिचर्ड का लोकेशन बता देती है कि रिचर्ड वहाँ से भी भाग निकलता है। शायद वो अब हर जगह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। और तब शेरिफ के ऑर्डर से पुलिस रिचर्ड की पूरी फैमिली से पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन रिचर्ड की दूसरी बहन से नहीं। इसलिए पुलिस रिचर्ड की दूसरी बहन को कॉल करती है और तब वो पुलिस को रिचर्ड का एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है, जिससे कि पुलिस उसे ट्रैक डाउन कर सके। पुलिस रिचर्ड को पकड़ने की तैयारी बनाने लगती है और वहीं दूसरी ओर कारा अपने माँ के रोकने के बावजूद अपने बॉयफ्रेंड का बेसबॉल गेम देखने के लिए जाती है अपने फ्रेंड जेस के साथ में। पुलिस चारों तरफ से जाल बिछाकर बैठ चुकी थी रिचर्ड को पकड़ने के लिए। और जैसे ही रिचर्ड एक मोड़ पर पहुंचता है, रिचर्ड और पुलिस की आंखें एक हो जाती है। तब रिचर्ड पुलिस को देखकर बड़ी तेजी से भागता है और पुलिस उसके पीछे। गेम के दौरान कारा को देखकर कुछ लड़कियां तरह तरह के कारा के बारे में बातें कर रही होती हैं, जिसका कारा मुंह तोड़ जवाब देती है और उनकी बोलती बंद हो जाती है। दूसरी ओर पुलिस रिचर्ड को दोनों तरफ से घेर लेती है। रिचर्ड इतना डर जाता है कि वो खुद को ही शूट कर लेता है, जिसका पुलिस को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। दूसरी सुबह कारा जब सोकर उठती है तब वो अपने आसपास पुलिस का डेरा नहीं देखती और वो खुश हो जाती है। और तब वो अपने माँ से जाकर पूछती है कि वो इतना खुश क्यों है और उसकी माँ उसे रिचर्ड के डेथ के बारे में बताती है। तब कारा अपनी माँ से नाराज हो जाती है क्योंकि किसी ने उसे उसके बारे में बताया नहीं। तभी शेरिफ कारा के घर आकर पहुंच जाता है और कारा से माफी मांगता है कि उसने कारा से वो सब कुछ शेयर नहीं किया। कारा बहुत ही ज्यादा दुखी होती है क्योंकि कारा नहीं चाहती थी कि रिचर्ड इतनी आसान मौत मरे, क्योंकि जो बदनामी जो दर्द कारा ने सही उसके लिए रिचर्ड का मौत कम था। कारा चाहती थी कि रिचर्ड की मीडिया के सामने बेइज्जती हो और पूरे समाज में भी, और उस पर कोर्ट की तमाम ट्रायल चले और वो सलाखों के पीछे सालों तक सड़े। कारा को अफसोस था कि उसके साथ में जो कुछ भी हुआ वो कोई भी नहीं जान पाएगा। शेरिफ कारा को समझाते हैं कि वो एक हीरो है और एक सर्वाइवर भी, क्योंकि अगर रिचर्ड उसे मारना भी चाहता था तब भी कारा ने उसे एक भी मौका नहीं दिया कि वो उसे मार सके। और शेरिफ उसे कहता है कि उसे खुश रहना चाहिए कि वो जिंदा है और उसकी वजह से अगर किसी के साथ में रिचर्ड ऐसा फिर से दोबारा करना भी चाहता तो वो नहीं कर पाएगा। और उन 3 लड़कियों के असली कातिल का भी पता चल गया। तब शेरिफ कारा को अपने साथ में काम करने का ऑफर देते हैं और कारा को तब अपनी असली वैल्यू पता चलती है और तब वो खुश रहती है कि वो एक सर्वाइवर है। उसे अपने माँ से या किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। और कारा इसके बाद में चाइल्ड अब्यूज और सेक्सुअल असॉल्ट ऑफिसर बन जाती है शेरिफ के डिपार्टमेंट में, और उम्र के पड़ाव के साथ अपने 2 बेटों को भी पालती है, एक सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर के एडवोकेट होने के साथ साथ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।